Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll start with the topic renewable energy. Renewable energy. So renewable energy क्या है कि it will harness naturally replenished sources like solar, wind, water, biomass, geothermal energy, etc. to provide clean, sustainable power. ठीक है, so it will basically reduce the dependence upon fossil fuels, है ना. So we'll do these questions after we have read the theory. ठीक है, सबसे पहले we'll look at biofuels. ठीक है, बायोफ्यूल्स का देयर इज़ अ क्लासिफिकेशन विच एग्जिस्ट्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशंस. सो वी हैव फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, देन सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन रहता है और फोर्थ जनरेशन. ठीक है, सो बेस्ड अपॉन द सोर्स एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स दीज जनरेशंस आर प्रेजेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं वो फूड क्रॉप्स से मिलते हैं. ठीक है, सेकेंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप्स, बायोमास, वेस्ट, इन सब से बन रहा है. ठीक है, पहला वाला फूड क्रॉप से बना है, देन सेकेंड वाला नॉन फूड बायोमास और वेस्ट प्रोडक्ट से बना है, रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, इन सब चीज़ों से. थर्ड इज़ मेड बाय algae. फोर्थ रहेगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड चीज़ें बनाते हैं, उससे यू आर गेटिंग द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स. ठीक है, तो अभी इनके बारे में वील जस्ट सी. फूड क्रॉप्स में क्या रहेगा, स्टार्च, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज. देन कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स बोलते हैं इनको, एंड दे हैव रेज्ड द डिबेट दैट फ्यूल वर्सेस फूड का, बिकॉज हमारा कंट्री में देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फूड ऑल्सो. सो इफ द जितना अवेलेबल है उतना भी वो फ्यूल के लिए यूज़ करने लग गए, पोर्शंस ऑफ दैट, then the food security will become more, मतलब it will get affected negatively. ठीक है, so that is why this has happened. फिर next है non food biomass और and wastes, जैसे crop या रेसिड्यूज, फॉरेस्ट रेसिड्यूज, वेस्ट ऑयल्स, ये सब चीज़ें है ना. इससे सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल्स बनते हैं. दे विल रिड्यूस द स्टबल एंड रिड्यूस इट रिड्यूसेस स्टबल बर्निंग एंड वेस्ट्स. ठीक है, सो इनको देखते हैं. algae क्या रहेगा, इट इज़ एक्वेटिक कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये थर्ड जनरेशन में रहेगा. दे विल बी वेरी हाई यील्ड, फास्ट ग्रोथ होगा इसमें, एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन विद द फार्म लैंड. ठीक है, फिर फोर्थ जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन हो गया. फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक्स. ठीक है, GM algae, साइनोबैक्टीरिया, ये सब चीज़ें है ना. दे हैव अ कार्बन नेगेटिव पोटेंशियल एंड लार्जली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्टेज पे, इट हैज़ नॉट येट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली. ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, है ना. सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द जनरेशन्स. पहले क्या कर रहे हैं, फूड, फिर नॉन फूड, फिर algae, और लास्ट में जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वी हैव बायोइथेनॉल. ठीक है, शुगर केन, शुगर व्हीट, इनसे बनता है. फिर बायोडीजल, ब्यूटानॉल, कसावा. ठीक है, ये सब हैं उसके एग्जाम्पल. देन सेकेंड जनरेशन, सेल्यूलोसिक इथेनॉल, एडवांस्ड बायोडीजल. ठीक है, ये सब है नॉन फूड बायोमास से बना है ना. तो उसमें सेल्यूलोज होता है पत्ते वगैरह में. ठीक है, उससे तो सेल्यूलोजिक इथेनॉल बन गया. फिर एडवांस्ड बायोडीजल बन गया. नॉर्मल बायोडीजल फूड क्रॉप से बनाया, फिर एडवांस्ड वाला इससे बना. ठीक है, और ऊपर वो भी बायो इथेनॉल, बायोडीजल, ब्यूटानॉल भी याद रखना, और कसावा तो पता ही होगा, हमने वी हैव रेड इट अबाउट दैट अबाउ ऑल्सो. ये ना कुछ पोटैटो टाइप कुछ चीज़ रहती है. ठीक है, ऐसे स्टार्ची ट्रॉपिकल रूट क्रॉप है, और इसको इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग बायोफ्यूल्स. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. और एक ब्यूटानॉल, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इट इज़, ब्यूटानॉल. सो ब्यूटानॉल वही एक चीज़ है ना, उसको भी याद रखना. बायो इथेनॉल बायोडीजल के साथ में फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है. देन थर्ड जनरेशन जो algae से बना है, उसमें बायोडीजल है, इथेनॉल है, ब्यूटानॉल, बायो इथेनॉल की जगह इट इज़ नॉर्मल इथेनॉल. देन ब्यूटानॉल है, प्रोपेनॉल भी है. ठीक है,
देन द फोर्थ जनरेशन वंस विल फॉर्म एडवांस्ड इंजीनियर्ड बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वी लुक एट द टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स, है ना। तो सबसे पहले बायोडीजल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बायोडीजल, फिर उसके बाद वील गो टू बायो इथेनॉल, फिर बायोगैस, बायो सीएनजी, रिन्यूएबल डीजल, ग्रीन डीजल भी जिसको बोलते हैं, फिर बायोजेट फ्यूल, देन बायोब्यूटानॉल, बायोमीथेनॉल, बायोचार, इमर्जिंग बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा बायोडीजल में, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव सोर्सेज क्या है बायोडीजल के, वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स, ये सब। और उससे क्या करते हैं, उसमें ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं एंड देन ओनली वी गेट आर बायोफ्यूल। ठीक है, तो बायोडीजल में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, सॉरी, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह को ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करके यू विल गेट बायोफ्यूल डीजल। देन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर डीजल, इट हैज़ लो सल्फर कंटेंट और पार्टिकुलेट मैटर कंटेंट भी कम है इसका। ठीक है, देन मेजर लिमिटेशन क्या है, इससे नॉक्स एमिशंस बढ़ जाते हैं। देयर आर इश्यूज विद कोल्ड फ्लो और फीड स्टॉक का कंपटीशन है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय फूड क्रॉप्स ना प्राइमरीली, सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो ये याद रखना, नॉक्स का इशू, देखो सल्फर तो कम हो गया, पर्टिकुलेट मैटर भी कम हो गया, बट नॉक्स बढ़ गया है। ठीक है, तो नॉक्शियस गैस इसे लर्न कर लो, नॉक्शियस गैस से लर्न कर लो, नॉक्स ये बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके बाद में वी हैव बायो इथेनॉल। सो ये कहाँ से बन रहा है, शुगर और स्टार्च वाले क्रॉप्स और उनके रेसिड्यूज से, उनका फर्मेंटेशन होने से विल मतलब ये फॉर्म होता है। ठीक है, सो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ये ऐसे देखो, बस इतना याद रखो, शुगर स्टार्च वाले जो क्रॉप्स हैं उनसे यूल गेट बायो इथेनॉल, उसका भी फर्मेंटेशन से। ठीक है, बायोडीजल किससे बन रहा था, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन से, है ना। अभी इसको देखते हैं ना, पेट्रोल ब्लेंडिंग से E10 E20 इस टाइप का पेट्रोल यू माइट हैव सीन, इट इज रिटन ऑन, मतलब E20 पेट्रोल बना दिया, मतलब 10% डाल दिया, 10-20% बायो इथेनॉल हैज़ बीन मिक्सड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंट थिंग्स एग्जिस्ट। it it increases the octane level and also reduces कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन emissions। ठीक है, ये सब उसको रिड्यूस कर देता है। E100 इज़ फॉर फ्लेक्स फ्यूल। ड्यूरिंग इथेनॉल सप्लाई ईयर, मतलब कि 2020, ये कुछ भी लिखा है, 2025-24 में 20% ब्लेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली हैज़ बीन अचीव्ड, एंड वही टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग हैज़ बीन अचीव्ड बाय 2025। ठीक है, एंड फूड वर्सेस फ्यूल, वही मेजर लिमिटेशन यही है कि इट इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, सो दैट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। बेनिफिशियल क्या मतलब, वही इट इज़ अ कैच 22 सिचुएशन के केस में यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, शुगर स्टार्च क्रॉप, शुगर केन वगैरह, इनकी बात हो रही है। देन बायोगैस, बायोगैस इज़ फॉर्म्ड बाय एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, सो एनारोबिक इज़ विदाउट एनी ऑक्सीजन। ठीक है, यू इट इज़ यूज फॉर कुकिंग, पावर, रूरल एनर्जी, इन सब चीज़ों के लिए। दे हैव वेरी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज़ वन लिमिटेशन। और वही ये मेन लिमिटेशन है बायोगैस का। देन बायो सीएनजी, सो बायोगैस को अपग्रेड करने से यूल गेट बायो सीएनजी एंड इट विल हैव अराउंड 95% CH4 इन इट। ठीक है, मीथेन। सो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है ये, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ CNG, इट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ CNG। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के जैसे भी इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, इट हैज़ वेरी हाई प्योरिफिकेशन कॉस्ट्स एंड इट इज़ इंफ्रा इंटेंसिव एज वेल। फिर वील टॉक अबाउट रीन्यूएबल डीजल। ठीक है, तो वेस्ट फैट्स, ऑयल्स, ग्रीस, इन सब को यूज़ करके
इट इज़ मेड, हाइड्रो ट्रीटिंग करते हैं, ठीक है। रीन्यूएबल डीजल, ग्रीन डीजल भी बोलते हैं, हाइड्रो ट्रीटिंग HEFA, उससे यू विल गेट रीन्यूएबल डीजल, ठीक है। ड्रॉप इन डीजल, नो इंजन मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल। इसका वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव और हाइड्रोजन डिपेंडेंट है, ठीक है, दैट इज़ द लिमिटेशन। नाउ वी लुक एट बायोजेट फ्यूल। सो बायोजेट फ्यूल बायोमास से बनेगा, एंड फिशर ट्रॉप, SPK, alcohol to jet, these are the, I think these are the names of the reactions. Wait a second, let me just check. Fisher Tropsch. So it is a process whereby you can make, बहुत ही पुराना प्रोसेस है वही बायोजेट फ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये नाम पता होना चाहिए, फिशर ट्रॉप्स processes for making biojet fuel from biomass, and alcohol to jet भी, let me just check once, alcohol to jet, so it is again a process, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। SAF स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, और SPK, ठीक है। और ये याद रखना है, बायोजेट फ्यूल है, बायोजेट एविएशन में यूज़ करेंगे, एविएशन पर्पसेस के लिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बोलते हैं इसको। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस और द अल्कोहल टू जेट प्रोसेस। और ये जो चीज़ होती है बेसिकली, इफ़ यू माइट नॉट बी नोइंग, जो एविएशन फ्यूल होता है ना, ATF, है ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सो दैट इज़ जनरली वेरी प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन, ठीक है। सो इसका भी नाम क्या है, सिंथेटिक पैराफिन, सिंथेटिक पैराफिन, पैराफिनिक केरोसिन, ठीक है। एविएशन फ्यूल ड्रॉप इन लोअर लाइफ साइकिल एमिशंस रहते हैं, रीन्यूएबल इन नेचर, द डाउन साइड्स आर दैट इट इज़ वेरी हाई इन कॉस्ट, द इंटायर प्रोसेस, फिशर ट्रॉप प्रोसेस एंड अल्कोहल टू जेट प्रोसेस। तो अल्कोहल टू जेट तो आपका ऐसे ही लर्न हो जाएगा, है ना। फिशर ट्रॉप इसको कैसे लर्न करेंगे कि आप ऐसे एयरक्राफ्ट में जा रहे हो और फिर एयरक्राफ्ट से आपने फिशिंग रॉड निकाल के फिशिंग करने लग गए, ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड दे कॉस्ट्स आर वेरी हाई, लिमिटेड सप्लाई है इसका। देन बायोब्यूटेनॉल। सो बायोब्यूटेनॉल में क्या होगा, बायोमास का फर्मेंटेशन विल बी डन, स्टार्च बायोमास का फर्मेंटेशन विल हैपन, एंड इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हायर एनर्जी डेंसिटी दैन इथेनॉल, बायोब्यूटेनॉल का, एंड इट इज़ लेस हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिटेशंस, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड वेरी लिमिटेड अडॉप्शन होता है इसका बायोब्यूटेनॉल का, ठीक है। देन बायोब्यूटेनॉल के जैसे भी है बायोमीथेनॉल, ठीक है, ये रहेगा क्रॉप रेसिड्यू से बनेगा, फिर उसको गैसिफिकेशन करके सिनगैस बना देंगे, ठीक है, इसको बायोमेथेनॉल बोलेंगे, है ना। और ये स्टार्च बायोमास को फर्मेंटेशन करके बायोब्यूटेनॉल बनता है, और क्रॉप रेसिड्यू को गैसिफिकेशन वगैरह करके सिनगैस बनता है, दैट इज़ बायोमेथेनॉल, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्लीनर फ्यूल, है ना, मरीन एंड इंडस्ट्री यूज़ आता है और मोस्टली पायलट स्टेज पे है, सो इट इज़, दैट इज़ वन लिमिटेशन। देन बायोचार, तो बायोमास का पायरोलिसिस करके, पायरोलिसिस इज बर्निंग बायोमास इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो करके यू विल गेट बायोचार, एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन होगा, कर सकते हैं, सॉइल हेल्थ के लिए गुड है, इट इज़ नाइस, however it is not a transport fuel, so that is one limitation. Then we look at emerging biofuels, so वही advanced biomass processing,
के थ्रू दीज कैन बी मेड, है ना, जैसे है बायो डीएमई, बायो एसएनजी, बायो H2। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ emerging फ्यूल्स, ठीक है। Then technological and economic uncertainty है, that is the limitation. Now we'll just quickly go through this once again. First of all, बायोडीजल को देखते हैं। बायोडीजल देखो क्या क्या है, बायोडीजल, बायो इथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी, रिन्यूएबल डी। तो बायो बायो कितने हैं, 1 2 3 4। देन बायोजेट फ्यूल है, फिर बायो ब्यूटनॉल, बायो मिथेनॉल, बायो चार, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर बायो ओनली, है ना। बस यही है रिन्यूएबल डीजल, बाकी सारे वही हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं बायो मतलब कि इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम सम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बायोडीज़ल को कहाँ से लाए हम लोग, वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स से निकाला करा है यूज़ उसको, ठीक है। देन बायो इथेनॉल, देखो डीजल, डीजल के लिए ऑयल और फैट्स यूज़ करें, वेराज इथेनॉल के लिए हम, ये डीजल ऐसे लर्न कर लो। ह्यूमन बींग्स का डीजल क्या होता है, यही वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। सो वी वर्क ऑन दिस, मतलब वी गेट एंड दीज आर आर एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो उससे कर लो कि हमारे लिए डीजल क्या है, ऑयल्स एंड फैट्स, तो इसमें ये यूज़ हो रहा है। बायो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कि सम सॉर्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो शुगर स्टार्च क्रॉप के रेसिड्यूज से बनता है ये, है ना। हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो इथेनॉल अल्कोहल, है ना। सो इसको बस ऐसे ही लर्न कर लो कि दिस इज रिलेटेड टू शुगर, अल्कोहल में शुगर, स्वीट अल्कोहल, वैसे करके लर्न कर लो, ठीक है। देन बायोगैस इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। देन बायो सीएनजी इज, मतलब बायोगैस को ही थोड़ा सा हम अपग्रेड कर देंगे, देन यू विल गेट बायो सीएनजी। फिर ये रिन्यूएबल डीजल वही वेस्ट, फैट, ऑयल, ग्रीस, इन सब चीज़ों से बनेगा। देन बायोजेट का जो फ्यूल है दैट इज़ अगेन मेड फ्रॉम बायोमास, ठीक है। वही समझ लो आप, ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रहा है। बायोब्यूटनॉल स्टार्च बायोमास से बन रहा है। बायोमीथेनॉल व्हाट इज़ इट मेड फ्रॉम, क्रॉप रेसिड्यू और वुड, ठीक है। ये याद रखना कि बायोमीथेनॉल का थोड़ा सा अलग है, बाकी सब बायोमास, बायोमास इज़ नथिंग बट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इन सब चीज़ों से बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो अभी वो प्रोसेसेस को लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले डीजल बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, बायोडीजल, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, है ना, एस्टर, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन से डीजल, बायोडीजल बनता है। देन बायो इथेनॉल, देखो इथेनॉल में मतलब ओ एल मतलब अल्कोहल, है ना। कैसे बनता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। सो ये वाला फर्मेंटेशन से बनेगा। नेक्स्ट बायोगैस, गैस हमें पता है ये, दिस इज़ कॉमनली नोन कि ये एनारोबिक डाइजेशन से बनेगा, ठीक है। देन वही एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स को बोलते हैं, एनारोबिक डाइजेशन लिखा है। देन बायो सीएनजी, ये बायोगैस को अपग्रेड कर दिया, यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन, देन यू विल गेट बायो सीएनजी। फिर रिन्यूएबल डीजल, इसको ग्रीन डीजल भी बोलते हैं। ये भी बेसिकली एस्टेरिफिकेशन टाइप का ही प्रोसेस होगा। लेट मी जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली हाइड्रो ट्रीटिंग इज, बट अगर फैट से कुछ बनाना है तो एस्टेरिफिकेशन इज द वन विच यू फॉलो, ठीक है। तो ये हाइड्रो ट्रीटिंग जो प्रोसेस है ना, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब दैट विल बी रिमूव्ड, और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। ये हाइड्रो ट्रीटिंग इज जस्ट फॉर रिमूविंग इम्प्योरिटीज, बिकॉज ये वेस्ट फैट्स, ऑयल्स और ग्रीस यूज़ कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट मे ऑल्सो हैव टू यूज ट्रांस एस्टेरिफिकेशन टू गेट डीजल फ्रॉम फैट्स, ठीक है। तो हाइड्रो ट्रीटिंग से यू आर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज एंड देन यू हैव टू डू एस्टेरिफिकेशन। फिर बायोजेट फ्यूल, इसके लिए हमने लर्न करा था फिशर ड्रॉप और अल्कोहल टू जेट रिएक्शंस प्रोसेसेस,
ठीक है, फिशर हमने कर लिया था ना, एयरक्राफ्ट में बैठ के फिशिंग कर रहे थे, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। एंड अल्कोहल टू जेट वाला भी याद रखना है। देन बायोब्यूटेनॉल, बायोब्यूटेनॉल का क्या बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन से बना है अगर, है ना, दैट विल बी नोन एज बायोब्यूटेनॉल। देखो ओएल, ओएल दोनों, देखो जहाँ पे भी अल्कोहल बन रहा है फर्मेंटेशन हुआ होगा, देखो बायोमास का। और जो बायोमीथेनॉल है, इसमें क्या किया, गैसिफिकेशन और सिंगैस। लेट मी जस्ट चेक, दिस इज बेसिकली द, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं दिया है, ये बस बोला है कि गैसिफिकेशन करके इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ गैस, है ना। वैसे इस दिस ऑल्सो मे हैव अंडरगॉन फर्मेंटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में बायोचार, बायोचार कैसे बनेगा, पायरोलिसिस करके। तो pyrolysis will be burning something in limited amount of, मतलब कि ऑक्सीजन इज नॉट एज abundant, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर्स पे, दैट विल रिजल्ट इन पायरोलिसिस, ठीक है। और ये हो गया। देन ये ऐसे एमर्जिंग बायोफ्यूल्स के बारे में दिया है। इसके अलावा दिस इज़ द ओनली मेजर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी ये पता होना चाहिए कि बायो इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग अराउंड 20% हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। सो द टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। और फ्लेक्स फ्यूल करने के लिए E100 बनता है ना। और अगर बायोडीज़ल का देखें हम लोग, तो बायोडीज़ल से SO2 और पार्टिकुलेट मैटर का जो emission है that will reduce, however NOx emissions will increase, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हल्का हल्का के जैसे बायोगैस है, दैट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो वो दैट इज़ अ लिमिटेशन। फिर बायो CNG को इतना ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। रीन्यूएबल डीजल का पता होना चाहिए कि नो इंजन मॉडिफिकेशन एज सच इज़ रिक्वायर्ड, है ना। देन बायोजेट फ्यूल के लिए पता होना चाहिए कि इट हैज़ वेरी हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। बायोब्यूटेनॉल इज लेस हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। देन यू हैव emerging biofuels such as bio-DME, bio-SNG, bio-H2, ठीक है। ये भी यू शुड बी नोइंग। हाँ, नेक्स्ट है इथेनॉल बेस्ड बायोफ्यूल्स, ठीक है। सो इसमें मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर्स क्या हैं, USA इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। और इसके बाद ब्राज़ील इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, देन कम्स इंडिया, ठीक है। सो जो USA में इथेनॉल प्रेजेंट इज बीइंग, बायो इथेनॉल जो बना रहे हैं, इट इज़ जनरली मेड फ्रॉम कॉर्न और मेज, ठीक है। एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज अ कन्वेंशनल बायोफ्यूल अंडर द रीन्यूएबल फ्यूल स्टैंडर्ड। इन ब्राज़ील वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल, मतलब बायो इथेनॉल। वो शुगर यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। एंड इट इज़ रिकग्नाइज एज अ एडवांस्ड बायोफ्यूल अंडर US का renewable fuel standard. Then India primarily uses either sugarcane molasses and juice or maize, है ना। मेज़ वही कॉर्न, मतलब ये दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन राइस, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में एक्सेस अबंडेंट राइस होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो यूज टू क्रिएट बायोफ्यूल्स, ठीक है। एंड द name of the program under which this is being done is the ethanol blended program, ठीक है। और E20 का टारगेट था बाय 2025 विच हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। इट इम्प्रूव्स, हाँ ये सब रहने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेजर फीड स्टॉक्स। सो शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है मोलासेस, दैट इज़ बीइंग यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल
ठीक है, it is a primary feedstock in India. And B heavy molasses and juice ensure early season supply. Then bagasse, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री का मोलासेस होता है. बगास इज अ फाइब्रस रेसिड्यू. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो यूज फिर को जनरेशन में यूज करते हैं, एंड इट हैज़ लिमिटेड डायरेक्ट इथेनॉल रोल. देन फूड ग्रेन्स सच एज maize, that is corn, surplus rice of FCI. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर यूज. Ethanol supply expansion होता है और price support to farmers you will also get. Then crop residue and stubble. Corn store, rice straw, ये सब चीज़ें are also being used है ना to make ethanol. ठीक है, then others क्या है, municipal solid waste, biomass, grasses, tree, um, advanced cellulosic ethanol, then high processing costs. ठीक है, ये सब. देन यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं E10 E20 ब्लेंडिंग के बाद में. ठीक है, देन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए इट इज़ बीइंग यूज्ड. ठीक है, E85 E100. हाउस होल्ड एनर्जी के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ है सॉल्वेंट जैसे. इन पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स जैसे. ठीक है, इट इज़ एन अल्कोहल बेसिकली इथेनॉल. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर, है ना. सो यहाँ पे जैसे दिया है फ्लेक्स फ्यूल्स के बारे में, इट विल रिक्वायर हायर इथेनॉल यूटिलाइजेशन एंड इट इज़ लिंक्ड टू इंडियाज फ्लेक्स फ्यूल रोल आउट. ठीक है, फिर हाउस होल्ड एनर्जी में कुकिंग फ्यूल जैसे यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू कुकिंग फ्यूल. फिर इंडस्ट्रियल यूज़ है सॉल्वेंट्स के जैसे फार्मा केमिकल्स कॉस्मेटिक्स पेंट्स इनके जैसे. देन पब्लिक हेल्थ में सैनिटाइजर्स डिसइंफेक्टेंट्स जैसे मेजर नॉन फ्यूल डिमांड ड्राइवर ये सब है. Sanitizers or disinfectant is a major demand for ethanol. ठीक है, then we'll move to biodiesel. So biodiesel में feedstock plants क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइसिक नट और बारबोडोस नट जिसको जत्रोपा भी बोलते हैं. देन करंजा which is a hardy drought tolerant low water need plant. फिर महुआ को यूज़ कर रहे हैं, है ना, ट्राइबल एरियाज में जो मिलता है. नीम इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड और कैस्टर. ठीक है, कैस्टर ऑयल वाला कैस्टर दैट इज ऑल्सो यूज टू मेक बायोडीजल. सो एज वी नो बायोडीजल में हम लोग फैट्स यूज़ कर रहे थे ना, एंड ट्रांस एस्टरिफिकेशन वॉज बीइंग डन. ठीक है, सो जो भी थोड़ा फैट हैवी कुछ भी रहेगा जैसे ऑयल है, कैस्टर ऑयल को यूज़ कर रहे हैं. नीम का भी ऑयल होता है ना, दैट कैन ऑल्सो बी यूज एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एडिबल, तो उसको आराम से यूज़ कर रहे हैं. महुआ और करंजा, करंजा इज ऑल्सो सम drought tolerant variety of plant. एंड बारबेडोस नट बोलते हैं या फाइसिक नट बोलते हैं इसको जत्रोपा. ठीक है, अर्लियर दिस वॉज बीइंग प्रमोटेड एज वेल, है ना. ट्राई टू रिमेंबर द नेम, क्या नाम क्या है, फाइसिक नट. तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि वैसे तो केमिस्ट्री का वो है, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन से बन रहा है, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन, उस प्रोसेस से दिस इज बीइंग फॉर्म्ड. बट क्या प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिस इज अ केमिस्ट्री का रिएक्शन है ना, तो ये लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि केमिस्ट्री का रिएक्शन है बट फिजिक्स नट, फाइजिक नट इज बीइंग यूज्ड. ठीक है, और उसके अलावा व्हाट एल्स इज इट कॉल्ड, बारबेडोस नट. ठीक है, और जत्रोपा. सो फिजिक्स इज ऑन टॉप से ट्रोपा जत्रोपा हो गया. ठीक है, और बारबेडोस नट ऐसे ही हो जाएगा, साउंड्स डिफरेंट. देन वेस्ट बेस्ड फीड स्टॉक्स क्या क्या है, used cooking oil that can also be used to make biodiesel. ठीक है, which has been collected under RUC. और RUC को इनिशिएटिव क्या है, repurpose used cooking oil initiative. ठीक है, then animal fats और tallow from meat processing waste,
है ना, ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड। ठीक है, एक तो आर यू सी ओ इनिशिएटिव है, वो क्या करते हैं, दे टेक द कुक और used cooking oil of various होटल्स एंड दीज थिंग्स, है ना, वहाँ से यूज कुकिंग ऑयल लेके दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग बायोडीजल। ठीक है, देन एनिमल फैट्स या टैलो फॉर मीट प्रोसेसिंग वेस्ट दैट ऑल्सो कैन बी यूज। इसका एडवांटेजेस क्या है, डीजल ब्लेंडिंग कर सकते हैं बायोडीजल से, है ना, B5 to B20 कैन बी अचीव्ड। ठीक है, देन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स विल रिड्यूस, फिर पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस विल रिड्यूस। ठीक है, और वही क्लीनर कंबशन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी इज बीइंग यूज, है ना, इट यूटिलाइजेज द यूज्ड कुकिंग ऑयल एंड वेस्ट फैट्स एज वेल। ठीक है, देन लिमिटेशंस क्या है, लैंड यूज प्रेशर। सो क्योंकि ये हम लोग ले रहे हैं ना, फूड फूड क्रॉप्स तो नहीं है, दीज आर नॉर्मल क्रॉप्स, सो देयर विल बी अ कंपटीशन के लैंड यूज़ के लिए, जैसे फूड वर्सेस फॉरेस्ट कंपटीशन कि कितने लैंड पे फूड ग्रो करना चाहिए एंड व्हाट पोर्शन ऑफ दैट शुड बी टेकन फॉर मेकिंग बायोडीजल। ठीक है, देन लो एंड इनकंसिस्टेंट yields ऑफ वेरियस प्लांट्स लाइक जत्रोपा। ठीक है, देन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट दैन फॉसिल डीजल। अच्छा, then policy support and assured procurement is critical for viability. Okay, so this production cost is also more than that of biodiesel, so that is a very major drawback. Okay, now we look at algae-based biofuels. So algae-based biofuels are third generation biofuels which use microalgae, and they have very high oil yield and carbon dioxide capture. Minimal फूड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा क्योंकि बाकी ऊपर वालों में फूड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट वॉज एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो आगे बेस में दैट वोंट बी द केस। फ्यूल पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल वाया ट्रांस एस्टेरिफिकेशन या फिर बायो इथेनॉल, कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शन या इथेनॉल फर्मेंटेशन वगैरह इसमें बन जाएगा। देन रिन्यूएबल डीजल में भी बना सकते हैं एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैन ऑल्सो बी मेड। ठीक है, एविएशन फ्यूल इज जनरली अ वेरी प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ केरोसिन। ठीक है, देन सिग्निफिकेंस क्या है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, वेरी हाई ऑयल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन टू कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, एंड इट कैन बी ग्रोन ऑन नॉन एरेबल लैंड, सलाइन वाटर, वेस्ट वाटर पे भी algae को ग्रो कर सकते हैं, ना, सो दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंसेस ऑफ थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, दे हैव नो डायरेक्ट कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स। सो एडवांटेजेस क्या है, हाईएस्ट ऑयल यील्ड मिलेगा इनके amongst biofuel feedstocks। ठीक है, then fast mass generation and efficient carbon dioxide capture, no food fuel conflict। फिर ये catalytic hydrothermal liquefaction works with wet biomass। ठीक है, then it is suitable for renewable diesel and aviation fuel as well। then limitations देख लेते हैं, very high energy and production cost। ठीक है, इट इज़ मोर देन सोयाबीन ऑयल, है ना, और हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिमांड रहता है इसका, लो एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑफन इट इज़ बिलो द सस्टेनेबिलिटी थ्रेशोल्ड, कमर्शियल वायबिलिटी इज अनप्रूवन बियॉन्ड लैब स्केल, then many early algae fuel firms are failed or shifted to non-fuel products। ठीक है, सो इसका देखना है लिमिटेशन क्या क्या है, वेरी हाई एनर्जी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट्स which are more than soybean oil even। ठीक है, हाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट डिमांड ये भी पता होना चाहिए, लो एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस ऑल्सो मेक्स सेंस कि इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल फ्रॉम algae बिकॉज काफ़ी पैसा भी लग रहा है इसमें। ठीक है, देन कमर्शियली it is not viable due to this reason, and
वही फिर many many fuel forms are failed because of this. Now हम लोग देख लेते हैं कैटालिटिक हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें जो वेट algal बायोमास होता है ना, that along with water catalysts and high temperature and pressure will result in to the creation of bio oil। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। कैटलिटिक मतलब कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हाइड्रोथर्मल मतलब वाटर अलॉन्ग विद हीट इज बीइंग यूज्ड, लिक्विफैक्शन, ठीक है, दिस इज बीइंग डन। और wet algal biomass, water, catalyst, high temperature and pressure will result in the creation of bio oil. So this has a key advantage over conventional methods because no drying is required, ठीक है, and near complete conversion of organic biomass takes place. It has been demonstrated by a private company, that is Reliance Industries at Jamnagar in India। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बायोमास गैसिफिकेशन। सो व्हाट हैपेंस इज बायोमास प्लस हाई टेम्परेचर प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन और स्टीम, है ना, उससे क्या होगा, नो कंप्लीट कंबशन होगा एंड कन्वर्जन इनटू सिन गैस। ठीक है, जिसे वो एक जगह पे तो पायरोलिसिस भी कर रहे थे यहाँ पे बायोचार बनाने के लिए। ठीक है, वही बायो pyrolysis or even gasification, all of these involve heating a given thing at high temperatures and low oxygen availability के अंदर। ठीक है, देन प्रोसेस का लॉजिक क्या है, बायोमास से गैसिफिकेशन करके सिनगैस बना लेंगे, है ना। सिनगैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, then water gas shift reaction converts carbon monoxide into more hydrogen, and then syngas is upgraded to hydrogen or bio CNG। ठीक है, कैसे करते हैं ये, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से, उससे कार्बन मोनोक्साइड को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो और अच्छा बायो CNG और हाइड्रोजन कैन बी मतलब मेड। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर द नेम, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायोगैस वर्सेस बायो CNG, है ना, इनका देख लेते हैं। ठीक है, बायोगैस वर्सेस बायो CNG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो इनमें देखो ऑर्गेनिक वे, सबसे पहले बायोगैस में ऑर्गेनिक वेस्ट undergoes anaerobic digestion and then forms raw biogas। ठीक है, वेराज यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोगैस को अपग्रेडेशन करेंगे एंड कंप्रेशन, सो द अमाउंट ऑफ मीथेन इन इट विल बी इंक्रीज्ड एंड दैट इज हाउ क्लीन गैशियस फ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, इनपुट्स क्या क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट में कैटल डंग, क्रॉप रेसिड्यू, फूड वेस्ट, सीवेज का स्लज, बायोडिग्रेडेबल MSW। ठीक है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे इनपुट रहेगा बायोगैस इटसेल्फ। ठीक है, जो रॉ बायोगैस बनी है वो। Then composition of biogases, it will contain around 60% of methane, then some बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा बहुत H2S and moisture। ठीक है, in trace amounts। Whereas in the case of bio CNG, CO2, H2S and moisture will be removed, so around 95% methane you'll be having। ठीक है, then characteristics and uses देख लेते हैं। देखो, बायोगैस हैज़ वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, एंड बायो CNG विल बी हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू बिकॉज प्राइमरली वो CH4 ही है, मीथेन ही है ना। देन बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग, स्मॉल स्केल पावर जनरेशन, इन सब चीज़ों के लिए। वेराज बायो CNG इज बीइंग यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल, देन CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस सब्स्टिट्यूट जैसे भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन यू हैव इट इज़ क्या दिया है, बायोगैस इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल यूज। ठीक है, एंड it is therefore just used for local purposes, whereas
बायो सीएनजी में सिंस कंप्रेस्ड रहेगा, है ना, इट इज़ ईजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, है ना, एंड it is promoted in India under SATAT, that is Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation Initiative. तो ये याद रखना है कि SATAT इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव, उसके अंदर बायो सीएनजी इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं advantages and limitations of these. Advantages क्या है, multiple clean fuels can be obtained from waste to energy and circular economy रहेगा, reduces stubble burning and fossil fuel imports, and hydrogen enables future clean energy transition. Then limitations है tar formation, ठीक है, high capital and operating costs. Then biomass quality varies, thus affecting the efficiency. And biomass gasifies less easily than coal. ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, उसमें बायो सी एन जी इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, हाउ विल यू मतलब वहाँ पे तो बस ऐसे SATAT मेंशन कर देंगे, एंड फिर कैसे, हाउ विल यू रिमेंबर कि ये बायो सीएनजी से लिंक्ड है या अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है। देखो SATAT लिखा है ना, तो सटाट, तो मतलब कि व्हेन यू मतलब अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वाइल ट्रांसपोर्टिंग या तो वाइल ट्रांजिटिंग टू सम डिफरेंट प्लेस, यू सिट एंड गो, है ना, सिट एंड गो टू न्यू प्लेसेस, तो उससे सैट एट, ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर बायोफ्यूल्स। सो सबसे पहले वी हैव द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस which is headquartered at New Delhi. Then Energy Transitions Commission, it is a report on bioresources within a net zero emissions economy. फिर राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल्स, ठीक है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स कंसेंसस भी है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वील हैव टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस whose headquarter is at New Delhi. So it is an India-led alliance primarily. ठीक है, was launched at the G20 summit and is a platform of governments, international organizations, and industries to promote biofuel adoption, global trade, policy, coordination, and technical support. ठीक है, मेंबर्स हैं 33 कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, USA, इंडिया, UAE, ब्राज़ील, जापान, ये सब, एंड 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज ऑफ 2026। ठीक है, बस इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स, दैट इज़ न्यू दिल्ली। तो बायोफ्यूल लाइन्स का हेडक्वार्टर यहाँ इंडिया में है, न्यू दिल्ली में ही है। इंडिया लेड इनिशिएटिव है एंड G20 समिट में इट वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो ही प्रमोट ये सब करेगा। मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि देर आर 33 कंट्रीज इन दिस, and USA है, India, UAE, Brazil, Japan, these are the main countries, and along with that 14 international organizations are also part of this. ठीक है, so this is important. एक तो G20 पे बना था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, तो कोई ग्लोबल ग्रुपिंग के थ्रू ही इट मे हैव बीन फॉर्म्ड, सो इट वाज फॉर्म्ड बाय G20, एंड इवन दो G20 से बना था बट 33 कंट्रीज आर इट्स members, and along with that 14 international organizations are also there. Major countries like USA, UAE, India, Brazil, and Japan are its members. ठीक है, then we'll move to the Energy Transitions Commission, which is a report on bioresources within a net zero emissions economy. ठीक है, ये देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशंस कमीशन। It comprised of a diverse group from the energy landscape, aims to accelerate, ये कोई कमीशन है, रिपोर्ट ऑन बायो रिसोर्सेज विद इन अ नेट ज़ीरो इकॉनमी, मतलब कि नेट ज़ीरो एमिशंस इकॉनमी में बायो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है।
ठीक है। तो comprised of a diverse group from across the energy landscape aims to accelerate change to low carbon energy systems that enable robust economic development and limit the rise in global temperature to well below 2 degrees Celsius। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका। इसमें बस ये काम का है, ये ओवरऑल ऐसे कुछ भी लिखा रहता है ना। तो जस्ट इंश्योर कि डाइवर्स ग्रुप है अक्रॉस द एनर्जी लैंडस्केप, ये सब करने चाह रहे हैं। 2 डिग्री सेल्सियस से कम दे आर ट्राइंग टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज़ अ कॉमन गोल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। बस नाम देख लेना, एनर्जी ट्रांजिशंस कमीशन। ठीक है, और उसका एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ऑन बायो रिसोर्सेज विद इन नेट जीरो इमिशंस इकोनॉमी। ये पूछ सकते हैं कि दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन और कमीशन। सो देन यू शुड नो एनर्जी ट्रांजिशंस कमीशन। ठीक है, एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं, दैट कमीशन विल कम अप विद रिपोर्ट ऑन बायो रिसोर्सेज। ठीक है, तो ट्रांजिशन और बायो रिसोर्सेज को लिंक कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन और बायो रिसोर्सेज को, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, next we have roundtable on sustainable biomaterials. So it is an international multi-stakeholder initiative. It issues roundtable on sustainable biomaterials certification system. ये system है certification system for sustainable biofuel production and trade. ठीक है, roundtable on sustainable biomaterials. मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है इंटरनेशनल, वो राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल सर्टिफिकेशन निकालेगा। वही फॉर दिस इज जस्ट बस ये पता होना चाहिए कि राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल्स कम्स अप विद द सर्टिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो राउंड टेबल पे बैठ के सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन करो एक राउंड टेबल है, उस पर बैठ के बहुत सारे लोग दे आर मेकिंग सर्टिफिकेट्स टू डिटरमाइन वेदर दिस इज अ डिसेंट बायोफ्यूल और नॉट। ठीक है, देन सस्टेनेबल बायोफ्यूल कंसेंसस। सो दिस विल promote collaboration for sustainable production of biofuels। तो ये भी ऐसे generics है, not very important। Now we look at the biofuel framework within India। So first of all we have the National Policy on Biofuels 2018 का, then ethanol blending program है, फिर सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पुश, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, सो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कब आया था 2018 में, है ना, एंड इट वाज अमेंडेड इन 2022। सो द न्यू गवर्नमेंट हैड कम इन 2019। न्यू गवर्नमेंट नहीं, मतलब लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था 2019 में, तो उससे एक साल पहले वी हैड द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, so it aims to reduce import dependence through fuel blending. It promotes first generation, second generation and third generation biofuels only. fourth generation को अभी नहीं करा है प्रमोट। ठीक है, फोर्थ जनरेशन वैसे बन कैसे रहा था, रुको फिर से देख लेते हैं एक बार। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीड स्टॉक्स के थ्रू वी वर मेकिंग फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद वील गो बैक टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हाँ, ठीक है, वो पता है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फीड स्टॉक्स। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम प्राइमरली फोकसेस अपॉन इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल and a target of 20% ethanol blending by 2025-26 था इनका, and they have actually achieved it। ठीक है, and next देखते हैं सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स पुश। इट विल बी, मतलब सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हमें पता है दे आर द नॉन फूड क्रॉप्स, है ना। सो एनी
वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू वगैरह, फॉरेस्ट बायोमास, उनको यूज़ करके जो बनता है, ठीक है। देन इट लिंक्स बायोफ्यूल्स विद स्टबल बर्निंग रिडक्शन, बिकॉज ये जो क्रॉप रेसिड्यू होता है दैट कैन बी यूज टू मेक बायोफ्यूल्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट, ठीक है। देन नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी इज द नोडल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर बायोफ्यूल ब्लेंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. नेक्स्ट वी लुक एट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कोर आइडिया वही है कि रिन्यूएबल चीज़ रहेगी एंड इट इज़ प्रोसेस्ड इनटू ये जो बायोमास वगैरह है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बायोजेट फ्यूल केमिकली एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, एंड विच इज़ यूजफुल इन एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट. की फीचर्स क्या है? ड्रॉप इन फ्यूल होता है, सो नो इंजन और एयरपोर्ट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ड्रॉप इन फ्यूल का मतलब यही है कि दिस फ्यूल इज एज गुड एज द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल मतलब कि तो फॉसिल फ्यूल से जो बना हुआ यूज़ करते हैं ना, इट इज़ एज गुड एज दैट, सो यू डू नॉट रिक्वायर एनी इंजन मॉडिफिकेशन इफ यू वांट टू यूज़ दिस, ठीक है। एंड इट कैन बी ब्लेंडेड विद ATF एज वेल, ठीक है. ATF इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल and it has been certified by the American Society for Testing and Materials. हल्का सा पता होना चाहिए कि it is मतलब proven कि it is as good as that, ठीक है. Then life cycle जो उसकी GHG emissions है, greenhouse gas emissions, they have reduced by around 80%, so that is also remarkable, ठीक है. Then feedstocks और pathways के बारे में देखते हैं. Waste oils, fats, agricultural and forest residues, municipal solid waste, non-food energy crops, all of these are used to make um, ATF, ये sustainable aviation fuel. And इसमें ये करते हैं वो, है ना. We had read about two processes. So one was Fischer-Tropsch process and the alcohol to jet process, ठीक है. Both of them are used to make this, है ना. एंड यहाँ पे वही मेंशन रहेगा. सो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन सब चीज़ों को पावर टू लिक्विड SAF बनाते हैं. डायरेक्ट एयर कैप्चर इज डन, है ना. एंड देन ग्रीन हाइड्रोजन इज एडेड और फिर उससे सिंथेटिक जेट फ्यूल इज मेड, ठीक है. दिस इज द एंटायर प्रोसेस. ये भी थोड़ा हल्का सा यू शुड हैव एन आइडिया. पावर टू लिक्विड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन जाता है नॉन फूड एनर्जी क्रॉप्स से, है ना. एंड दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द रिएक्शन. बेसिकली क्या क्या हो रहा है? डायरेक्ट एयर कैप्चर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देन फिर ग्रीन हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड टू इट और फिर उससे सिंथेटिक जेट फ्यूल इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं advantages and limitations of sustainable aviation fuel. So advantage है कि it is non food based, है ना. non food based है, no food security issues as such, low land and water footprint, it avoids deforestation, supports circular economy. It is currently the most scalable and near to medium term decarbonization option for long haul aviation, ठीक है. नियर टू मीडियम टर्म डिकार्बनाइजेशन ऑप्शन है ये. देन इट एनहांसेस एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो गोल्स, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं. देन लिमिटेशन क्या है? हैज़ अ वेरी स्मॉल ग्लोबल शेयर बिकॉज ओनली 0.3% ऑफ द एविएशन फ्यूल इट इज़ फॉर्मिंग, ठीक है. हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है एज कम्पेयर टू ATF, ठीक है. देन लिमिटेड कमर्शियल स्केलिंग कैपेसिटी है. feedstock की availability concerns है, then sustainability concerns are also there. So these are the major limitations. Now we look at hydrogen fuel, ठीक है. So hydrogen fuel uses hydrogen gas as the energy carrier, ठीक है. So it is not a primary source but must be produced from
मतलब इसे डायरेक्टली नहीं है कि ऐसे एटमोसफेयर से हाइड्रोजन लेके यूज़ कर रहे हैं, दैट वोंट बी पॉसिबल, बट हाइड्रोजन इन टर्न हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइदर फॉसिल फ्यूल्स, water, that is via electrolysis or biomass or waste. ठीक है, only then can it be used. ठीक है, so it is not a primary source. So hydrogen का फ़ायदा क्या है? It is a very clean fuel, lightweight होता है काफ़ी, it has low boiling point and it has 3 times the energy content as compared to gasoline, so that is important. ठीक है, then it is adaptable as an energy carrier. It is produced from domestic resources like natural gas, nuclear power, biomass, renewable energy like solar and wind, etc. ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन में इट हेल्प्स. ठीक है, जैसे ग्रीन अमोनिया, फर्टिलाइजर्स, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ग्रीन स्टील, इन सब चीज़ों का दीज कैन बी यूज फॉर मेकिंग हाइड्रोजन, सो इट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन. देन क्लीन पावर बन जाता है इससे, है ना. देन एनर्जी स्टोरेज के लिए इट इज़ आइडियल बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इट कैन बी स्टोर्ड एंड इट सॉल्व्स द रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी प्रॉब्लम. ठीक है, नहीं तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होगा, जैसे विंड एनर्जी वगैरह, इट विल बी वेरी इंटरमिटेंट कि अभी विंड चल रही है तो यू आर गेटिंग, अदरवाइज इट वोंट बी देयर, है ना. सो दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय हाइड्रोजन फ्यूल. Then it is a hard to abate sector. जैसे aviation fuel, shipping, synthetic fuels, etc. They are hard to abate. Then hydrogen in transport देख लेते हैं. So currently ये काफ़ी these are often in use. Fuel cell electric vehicles, and then you also have hydrogen enriched CNG. ठीक है. So जो fuel cell electric vehicle है, they run purely on hydrogen. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स रहते हैं, दे कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज नो कंबशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है, तो नाम क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स. हाउ विल यू लिंक इट विद फ्यूल सेल या हाइड्रोजन? देखो, PEM. तो इसको ऐसे लर्न करो, हाइड्रोजन का इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, है ना. तो फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो पेन को कैसे करेंगे, प्रथम. ठीक है, प्रथम से यू कैन लर्न हाइड्रोजन, लर्न अबाउट हाइड्रोजन. ठीक है, ये हो गया. देन हाइड्रोजन प्रथम, PEM. देन टेल पाइप एमिशंस. सो क्या होगा इसमें, ओनली वाटर वेपर एंड हीट इज़ गिवन ऑफ. इसमें जो इनका साइलेंसर वगैरह जो होता है ना, उसके थ्रू ओनली वाटर वेपर एंड हीट विल कम आउट, नो emissions, no other emissions like carbon monoxide, SO2, NOx, nothing else will be there. ठीक है, then fast refueling कर सकते हैं इसका, it takes around 5 minutes only and it can be used up to a long range, that is 500 kilometers. ठीक है, they have the concept या application of regenerative braking and they have a very small battery as well. ठीक है, and it is also classified as an alternative fuel vehicle. ठीक है, now we look at hydro enriched CNG, HCNG जिसको बोलते हैं. So it is a blend of hydrogen and CNG which is used in IC engines. ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड emissions can decrease up to 70%, है ना. इट इज़ ब्लेंड डिपेंडेंट. बेटर कंबशन कर सकते हैं हाई ऑक्टेन ऑफ हाइड्रोजन से, मॉडेस्ट फ्यूल सेविंग है, मिनिमल एनर्जी इंजन मॉडिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, और सूटेबल फॉर बसेस एंड हैवी व्हीकल्स. लिमिट क्या है इसका, ब्लेंड ऑप्टिमाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिमिटेड रोल आउट है, ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटेशंस. ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन एंड CNG which is being used for IC engines, and ये हाइड्रोजन enriched CNG वाले vehicles जो होते हैं. फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. they work on the principle of protein exchange membrane fuel cells. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वी लुक एट
color based classification of hydrogen. So there are different kinds of hydrogen, है ना. First of all, you have green hydrogen. Green hydrogen किससे बना है? इलेक्ट्रोलिसिस से बना है. ठीक है, ग्रीन प्रोसेस से बना है. एंड फ्यूल क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम विंड, सोलर, मतलब एनी रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसका उससे जो इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बन रहा है, दैट विल बी ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है. देन पर्पल और पिंक हाइड्रोजन क्या है? सेम इलेक्ट्रोलिसिस से बना है. एंड द फ्यूल हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब आई एम सॉरी, द electricity which has been used for electrolysis has been obtained from either nuclear heat, मतलब वही न्यूक्लियर प्रोसेसेस से मिला है. ठीक है. देन येलो हाइड्रोजन अगेन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है ये. एंड द इलेक्ट्रिसिटी विच हैज़ बीन यूज फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज ऑब्टेन, दैट इज सोलर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज विल फॉर्म. एक तो ग्रीन में रीन्यूएबल यूज़ कर रहे हैं अदर दैन सन, सोलर. पिंक या पर्पल में यू आर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी. एंड येलो में सोलर. सो येलो सोलर ऐसे लर्न हो जाएगा, येलो सन से, है ना. पर्पल और पिंक जो है उसको न्यूक्लियर से यूज़ कर लो. कैसे लिंक करोगे? न्यूक्लियर वैसे तो इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, बट इसको ऐसे आप लेडीज़ से लिंक करके लर्न कर लो कि लेडीज़ को पिंक पसंद है एंड दे आर सॉफ्ट. नहीं, ऐसे ही लर्न करने के लिए बता रही हूँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे लाइक पिंक. ठीक है. तो सॉफ्ट कलर्स से इसको करते हैं ना लिंक. बट उसका ऑपोजिट न्यूक्लियर एनर्जी, वैसे तो इट इज़ सिविल न्यूक्लियर जो होते हैं यूजेस, दोज आर कंस्ट्रक्टिव यूजेस, बट ओवरऑल न्यूक्लियर हमें किसी डिस्ट्रक्टिव चीज़ से करते हैं ना लिंक. तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. सो डिस्ट्रक्टिव का उल्टा क्या रहेगा? सॉफ्ट कलर. दैट इज सॉफ्ट कलर विल बी पिंक या पर्पल. देन ग्रीन आपको पता चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज़ करा है ना. सो ये सब हो गया. ग्रीन, पर्पल, पिंक और येलो. ठीक है. ऑल दीज थ्री वी हैव डन. एंड दी कार्बन इंटेंसिटी ऑफ दीज विल बी नियरली ज़ीरो, बिकॉज पहले भी रिन्यूएबल वाले से बनाया और उसके बाद भी electrolysis करके hydrogen has been formed, which is also zero emission. Then we'll look at blue hydrogen, turquoise hydrogen. पहले blue को देखते हैं. blue hydrogen कैसे बनेगा? steam methane reforming process होता है, gasification और CSS, है ना. and this is the fuel which is used to do this is natural gas and coal. ठीक है. तो carbon intensity will be fairly low, है ना. क्या हो रहा है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग. ठीक है. स्टीम गैसिफिकेशन, है ना. CCS का लेट मी जस्ट टेल यू द फुल फॉर्म. एक सेकेंड. कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को ही बोलते हैं शायद, है ना. हाँ, या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और सिक्वेस्ट्रेशन. ठीक है. आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज और सिक्वेस्ट्रेशन. ठीक है. ये पता होना चाहिए, है ना. देन वही मीथेन रिफॉर्मिंग, गैसिफिकेशन, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज. देन फ्यूल क्या? वही नेचुरल गैस और कोल यूज़ कर रहे हैं. स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ट्राई टू रिमेंबर दिस ब्लू हाइड्रोजन के लिए. ठीक है. और लो कार्बन इंटेंसिटी है इसका. देन यू लुक एट टर्कोइज हाइड्रोजन, है ना. इसमें क्या होगा? पायरोलिसिस इज बीइंग डन. ठीक है. पायरोलिसिस किस चीज़? natural gas will be the fuel and then pyrolysis will be done to produce turquoise hydrogen. ठीक है. इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस यूज़ हो रहा है, गैसिफिकेशन, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज. वेयर एज यहाँ पे पायरोलिसिस, टर्कोइस में पायरोलिसिस इज बीइंग डन एंड नेचुरल गैस का ही कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर सिमिलर एक्चुअली, बिकॉज अगले वाले में जैसे जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें भी क्या कर रहे हैं? नेचुरल गैस का स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग इज बीइंग डन, है ना. तो
वही ऊपर भी यही कर रहे हैं, ब्लू में भी नेचुरल गैसेस बीइंग स्टीम, मीथेन रिफॉर्मिंग कर रहे हैं और गैसिफिकेशन एंड अच्छा द ओनली थिंग डिफरेंट हियर इज के कार्बन कैप्चर स्टोरेज भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कार्बन विल बी कैप्चर्ड दैट विल बी स्टोर्ड, यहाँ पे दैट इज नॉट बीइंग डन। ठीक है, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ग्रे। ठीक है, और इवन टर्कोइज फॉर दैट मैटर। वैसे टर्कोइज में ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो इतना CO2 वगैरह का नहीं रहेगा प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि ब्लू फिर टर्कोइज, टर्कोइज विल बी सिमिलर टू ब्लू, उसमें भी नेचुरल गैसेस बीइंग पायरोलाइज्ड। और ग्रे में डिफरेंस क्या रहेगा, इट इज़ सिमिलर टू ब्लू बट वहाँ पे कार्बन कैप्चर स्टोरेज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सो ब्लू विल हैव लो कार्बन इंटेंसिटी, turquoise will have medium carbon intensity because there will be a solid byproduct, and gray में medium carbon intensity. ठीक है, सो ये 3 ऑल्सो वी हैव डन। नेक्स्ट है ब्राउन एंड ब्लैक हाइड्रोजन। इनका जो किस फ्यूल से दे विल बी प्रोड्यूस्ड, कोल। ठीक है, कोल से करेंगे इसको प्रोड्यूस एंड गैसिफिकेशन इज बीइंग डन। सो ये बेसिकली वही चीज़ हो गई, फॉसिल फ्यूल को ही बर्न करके फिर से हाइड्रोजन बना रहे हैं। इससे अच्छा डायरेक्ट ही कर लेते यूज़, है ना। तो दिस इज हैविंग द हाईएस्ट कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, सो कोल, वही लिग्नाइट कोल और एंथ्रासाइट, ये सब गैसिफिकेशन विल बी डन यूजिंग कोल and then brown or black hydrogen will be made. ठीक है, so these were the color classifications of hydrogen. Now we look at hydrogen fuel cell. उसका working देख लेते हैं थोड़ा सा। So what happens is hydrogen reacts with oxygen through an electrochemical process जिसमें no combustion is happening, thus producing electricity with water and heat as byproducts. ठीक है, this is the entire working principle. देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोजन विल बी रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, है ना। तो मतलब नो कंबशन विल बी हैपनिंग, ये पूरा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया है। दस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर एंड हीट एज द बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, नो कंबशन विल बी हैपनिंग एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर एंड हीट। ठीक है, इतना ही रहेगा विद इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या रहेगा, फ्यूल सेल्स जनरेट डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग करंट यूजिंग एन इन्वर्टर। ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग कि इट विल बी जनरेटिंग ओनली डायरेक्ट करंट, है ना, दैट इज़ नेचुरल, यहाँ से डायरेक्ट करंट ही होगा, रिएक्शन हो रहा है एक जगह पे तो डायरेक्ट करंट विल बी प्रोड्यूस्ड and that will be converted into alternating current using an inverter. Advantage क्या है इसका, there will be zero emissions at the point of use and only water will be released. ठीक है, फिर हाई एफिशिएंसी रहेगा, टिपिकली अराउंड 50 to 60% एफिशिएंसी रहता है काफ़ी, एंड इट इज़ क्वाइट एंड रिलायबल ड्यू टू फ्यूअर मूविंग पार्ट्स। ठीक है, फिर हाइड्रोजन स्टोरेज के देर आर वेरियस मेथड्स एज वेल, सो वील लुक एट दोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेस्ड हाइड्रोजन है एक तो, देन लिक्विड हाइड्रोजन एंड मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन क्या रहेगा, you will be storing hydrogen in a high pressure tank and it is technologically mature but bulky due to low volumetric energy density. ठीक है, then you have liquid hydrogen, so it is stored at around 253 degrees Celsius, so minus 253 degrees Celsius पे स्टोर कर रहे हैं इसको, therefore लिक्विफाई हो जाता है इतने कम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन। ठीक है, it offers higher energy density but involves high cooling costs and energy losses as well. Then metal hydrides, so hydrogen is stored in solid form, it is safer and compact but still under research and development with cost and weight constraints. ठीक है, तो ये इसमें सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, में दे आर स्टोरिंग इट
Liquid hydrogen में they'll be storing it at very low temperatures and compressed hydrogen will be stored in very high pressure tanks. ठीक है, so this is the difference. Then limitations क्या है? High costs of platinum based catalysts which are used for carrying out this reaction. ठीक है, however, catalyst loading has decreased significantly in the modern PEM cells. PEM stands for, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किधर गया ये, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स. ठीक है, और उसमें देन लिमिटेड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड रिफ्यूलिंग, है ना. चैलेंजेस क्या है? सेफ्टी कंसर्न्स. हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट इश्यूज विच आर एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, सो हाई कॉस्ट्स associated with compression, liquefaction and long distance transport. Infrastructure gap क्या है? Limited pipelines and refueling stations, especially in developing countries. ठीक है, so that these are just the challenges. ये overall पता ही रहेगा, है ना. नेक्स्ट देखते हैं, ये पता होना चाहिए कि it is highly flammable, so very strict safety standards are required. Now we look at the policy and regulatory framework related to renewable energy. ठीक है, सो सबसे पहले वी हैव द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट विल फोकस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रोडक्शन वगैरह, है ना. टारगेट क्या है? दैट इज इम्पॉर्टेंट. 5 मिलियन मेगाटन्स पर ईयर बाय 2030. This aligns with India's NDCs regarding net zero by 2070 and energy security and आत्मनिर्भर भारत इवन. ठीक है, ये भी होना चाहिए पता. ठीक है, देन वेस्ट टू एनर्जी देख लेते हैं. बस इसमें ये सब नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो. टारगेट इज 5 मिलियन मेगाटन्स पर ईयर बाय 2030. ठीक है, 5 याद हो जाएगा 2030 तक, ये बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट. नाउ वेस्ट टू एनर्जी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटकम. सो MSW जो होता है, अर्बन वेस्ट, लैंडफिल स्ट्रेस, वो सब उनको इंसिनरेशन करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म क्लीन एनर्जी एंड वॉल्यूम रिडक्शन. ठीक है, तो ये ओवरऑल बता रहे हैं कि कैसे इट इज़ बीइंग डन, है ना. सो दिस बायोमास इज देन it undergoes pyrolysis to form syngas and thus stubble burning का रिडक्शन हो सकता है. फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको क्या कैसे करते हैं यूज़? प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज डन, है ना. हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हैपन्स एंड मिनिमल रेसिड्यू इज फॉर्म्ड. ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमिथेनेशन करते हैं एंड बायोमीथेन इज फॉर्म्ड, मतलब CNG इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है दैट अंडरगोज प्लाज्मा गैसिफिकेशन. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेट आउटकम क्या है? क्लीन एनर्जी, रिड्यूस्ड लैंडफिल डिपेंडेंस, सर्कुलर इकोनॉमी एंड लो कार्बन ट्रांजिशन. ठीक है, सो ये पता होना चाहिए. देन एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं. सो वी हैव द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, है ना. देन CPCB गाइडलाइंस भी हैं. फिर OCEMS का मैंडेट है, स्वच्छ भारत मिशन है, अर्बन. ठीक है, ये सब. सो जो साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 के, दे आर जनरली ओनली फॉर नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, है ना. एक सेकेंड, और यहाँ पे वो भी है MSW, दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. ठीक है, उसका प्रोसेसिंग करते हैं साइंटिफिक मैनर में. ओनली नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट with CV, that is calorific value greater than
1500 kilocalories per kg is allowed for waste treatment, I think. And segregation at source is mandatory under the rules. Okay, so this is important. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए 2016 में. एंड हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि नंबर ऑफ जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन रूल्स, ऑल ऑफ दीज के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ऑल ऑफ दीज दे केम इन 2016 ओनली. तो ज़्यादातर चीज़ें 2016 की हैं, है ना. एंड इसमें क्या रहेगा, नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को विच आर हैविंग कैलोरिफिक वैल्यू मोर देन 1500 kilocalories per kg are allowed for WT. WT शायद वेस्ट ट्रीटमेंट, वही वेस्ट टू एनर्जी को बोल रहे हैं. ठीक है. सो दिस rule you need to remember about. Only non-recyclable waste, calorific value of 1500 kilocalories per kg. ठीक है. और इसमें क्या करेंगे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट रहेगा उसका प्लाज्मा गैसिफिकेशन, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा उसका क्या करेंगे, बायोमीथनेशन. ठीक है. ये सब. देन CPCB गाइडलाइंस देख लेते हैं रिगार्डिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड वेस्ट टू एनर्जी. Incineration should be at a temperature greater than 950 degrees Celsius and greater than 2 seconds का रेसिडेंस टाइम होना चाहिए. ठीक है. लीचेट ट्रीटमेंट भी होना चाहिए. सेपरेट बॉटम एंड फ्लाई ऐश. Hazardous ash को TSDFs are directly derived from and enforced under the Environmental Protection Rules of 1986 and the corresponding Solid Waste Management Rules of 2016 and 2026. ठीक है. वेट अ सेकेंड. सो जो TSDF वही होता है, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी. इसमें देखो कुछ याद करने का ज़्यादा नहीं है, बस एक तो यू नीड टू रिमेंबर द टेम्परेचर. इससे पहले हमने कहाँ पे टेम्परेचर लर्न करा था, वो -253 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड हाइड्रोजन इज स्टोर्ड. एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस, इसको ऐसे लर्न कर लो. 234 होता है ना, 1 2 3 4, तो उसकी जगह 235. ठीक है. सो 253 -253 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 सेकेंड्स का रेसिडेंस टाइम है ना. लीचेट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, उसमें सेपरेट बॉटम एंड फ्लाई ऐश होना चाहिए. दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है. CPCB गाइडलाइंस के अंदर इफ़ यू आर गोइंग फॉर वेस्ट टू एनर्जी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, then incineration should be done at a temperature above 950. इसको 1000 लर्न कर लो because that will be easier to remember. ठीक है. 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और 2 सेकेंड का रेसिडेंस टाइम होना चाहिए. ठीक है. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड OCEMS का जो मैंडेट है, दैट इज़ रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग फॉर ऑल म्यूनिसिपल solid waste to energy plants. Live data is to be sent to CPCB. ठीक है. OCEMS वो रहेगा ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना. उसके बारे में वी हैड स्टडीड अबव इन पोल्यूशन वाला चैप्टर. ऑनलाइन कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम. ठीक है. ये पता होना चाहिए. एंड वी हैव रेड अबाउट दिस इन द अर्लियर चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. उसमें वेस्ट टू एनर्जी हैज़ बीन प्रमोटेड. ठीक है. बस ऐसे ही पता होना चाहिए. देन इंस्टीट्यूशनल रूल्स देख लेते हैं. रूल्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पता ही होगा, है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट करेंगे। एंड CPCB वगैरह दे विल बी डीलिंग विद एमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ वी लुक एट परिवेश पोर्टल। सो परिवेश का फुल फॉर्म क्या है? Proactive and responsive facilitation by interactive, virtuous and environmental single window hub, ठीक है, परिवेश। सो परिवेश देखते हैं। प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव, virtuous and environmental single window hub। तो ये कुछ नहीं है, देखो, this first of all you need to know that it is a workflow application which has been developed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है। और इसका काम क्या है? वन स्टॉप शॉप फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, दैट्स ऑल, है ना। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है इसका काम, ठीक है। फॉर वेरियस इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, इन सब चीज़ों के लिए जो भी कंपनीज को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना चाहिए रहता है इन ऑर्डर टू सेट अप देयर शॉप, फॉर दोज देयर इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन एंड दैट इज़ परिवेश पोर्टल, ठीक है। जो परिवेश 2.0 है, इट यूजेस GIS इंटीग्रेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स एंड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, ठीक है। दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। GIS वो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, देन डिसीजन सपोर्ट एंड एंड टू एंड डिजिटाइजेशन होना चाहिए, है ना, वो पता होना चाहिए। परिवेश पोर्टल, बस डू नॉट बॉदर रिमेम्बरिंग द फुल फॉर्म, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, बस प्रवेश करने के लिए। प्रवेश इज टू एंटर सम प्लेस, प्रवेश, है ना। तो किसको एंटर करने के लिए हेल्प करेंगे? कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स हु वांट टू गेट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, है ना, उनको एंटर करने के लिए इट विल हेल्प बाय ऑफरिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज जस्ट अ डायग्राम, इसको बस देख सकते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस कैसे होता है ना। सो एग्जांपल है, लैंडफिल से द मटेरियल विल बी टेकन फॉर इंसिनरेशन एंड ओनली इफ द कैलोरीफिक वैल्यू, एक तो नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए और कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी मोर देन 1500 किलो कैलोरीज पर केजी, है ना। ये हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में देख लिया था, ठीक है, 1500 से ज़्यादा। देन ये हो गया। देन जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उनको भी इंसिनरेशन या गैसिफिकेशन कर सकते हैं या पायरोलिसिस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेस्ट। जैसे एनारोबिक डाइजेशन किसका करेंगे? ऑर्गेनिक वेस्ट का, ठीक है। देन हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन भी कर सकते हैं, दैट इज़ टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, है ना। ऑल ऑफ दिस कैन बी डन एंड दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फीड स्टॉक, वही मतलब कि वॉट एवर इज बीइंग पुट। फिर प्रोडक्ट क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, हीट, फ्यूल, बायोगैस, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देन वी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब उस पर चलते हैं। So electric vehicle is a vehicle that uses an electric motor for propulsion, ठीक है। It draws energy from the batteries or fuel cells or a combination with an IC engine, है ना, instead of being solely dependent upon fossil fuels, ठीक है। सो बस इसमें इलेक्ट्रिक मोटर को याद रखना है कि दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर propulsion। नेक्स्ट है types of electric vehicles. So we have the following kinds. Uh, एक second. So BEV stands for battery electric vehicle and it runs only on electricity which is stored in batteries. ठीक है। Then PHEV stands for plug-in hybrid electric vehicle. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दिस विल बी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी। और इसमें क्या सिस्टम रहेगा? इट कैन टैप टू पेट्रोल, मतलब हाइब्रिड है ये। तो अगर बैटरी रन्स आउट देन इट कैन गो टू पेट्रोल एंड यूज दैट, ठीक है। It taps to petrol when battery runs out, ठीक है। Then you have hybrid electric vehicle. These are powered by electric motors and IC engines.
यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है टू चार्ज द बैटरी, ठीक है। देन वी हैव फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, दीज आर पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स विच पावर्स द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। सो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी पता होना चाहिए, वो तो हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था पूरा ऊपर, है ना। देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिस्टम है विच विल हेल्प इन चार्जिंग द बैटरी, ठीक है। रीजनरेट करना मतलब बैटरी को फिर से चार्ज कर देना। देन यू हैव PHEV, that is plug-in hybrid electric vehicle, so you can tap to petroleum when the battery runs out, ठीक है। So यही systems हैं। Then types of batteries in electric vehicles and their working. So सबसे पहले we have lithium ion battery, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल का इसका क्या रहेगा कि ड्यूरिंग द डिस्चार्ज lithium ions move from anode to cathode, thus producing electricity. During charging the flow reverses, ठीक है। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल विच अकर्स यहाँ, ठीक है। तो पहले ए से सी जा रहे हैं जब डिस्चार्ज हो रहा है, और सी से जाएंगे व्हेन इट इज़ बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। ए से सी जाने में यू विल गेट करंट, ठीक है। देन की फीचर्स क्या है, हाई एनर्जी डेंसिटी रहेगा, इट इज़ वेरी लाइट वेट, लॉन्ग साइकिल लाइफ, इट इज़ यूज एज मेन ट्रैक्शन बॉडी इन बैटरी इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। बैटरी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दिस इज जस्ट अ डायग्राम विच शोज द लिथियम आयन। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एनोड से कैथोड तक जाएगा वाइल इट इज़ बीइंग डिस्चार्ज, मतलब जब यूज़ कर रहे हैं उसको तब। एंड नहीं तो क्या होगा, इट विल बी गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। सो एनोड नेगेटिव रहेगा, है ना, cathode will be the positive one, so negative to positive it will flow डिस्चार्ज होने पे होने के टाइम पे, ठीक है। लिथियम ये बस पता है। नेक्स्ट देखते हैं निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड। सो in this case energy will be stored and released through reactions involving nickel electrodes and hydrogen absorbing alloy, ठीक है। ऊपर क्या थे, लिथियम जो इलेक्ट्रोड्स थे लिथियम वगैरह के, देखो कॉपर का करंट कलेक्टर था, देन एल्यूमिनियम का भी करंट कलेक्टर, दैट इज दी दिस इज द इलेक्ट्रोड, है ना। एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड है, बीच में देयर इज अ सेपरेटर, ठीक है। और फिर वही लिथियम मेटल के ऑक्साइड्स विल बी मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, तो वही इसमें ये सिस्टम था। वेयर एज इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग इज निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम के थे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसमें निकल इलेक्ट्रोड्स एंड हाइड्रोजन अब्सॉर्बिंग एलॉय का इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। दिस विल बी रिलायबल, लो एनर्जी डेंसिटी रहेगा एज कम्पेयर टू लिथियम आयन, एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। देन नाउ वी लुक एट लेड एसिड बैटरी, ठीक है। सो लेड एसिड बैटरी के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी generated through chemical reactions between lead plates and sulfuric acid, ठीक है। हैवी लो एनर्जी डेंसिटी होता है इसका, लो कॉस्ट होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर ऑक्सिलरी सिस्टम नॉट प्राइमरली फॉर प्रोपल्शन, ठीक है। तो लेड प्लेट्स के बीच में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, and sulfuric acid is also present, that will be known as a lead acid battery, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा कैपेसिटर। अल्ट्रा कैपेसिटर में क्या होगा, इट विल स्टोर द एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिकली रादर दैन केमिकली, एंड देन इट रिलीजेज इट वेरी क्विकली एज वेल, ठीक है। अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा फास्ट अल्ट्रा कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिकली एनर्जी विल बी स्टोर्ड एंड इट विल बी रिलीज वेरी फास्ट एज वेल। सो वेरी हाई पावर डेंसिटी होता है इसका, रैपिड
चार्ज एंड डिस्चार्ज रेट होगा, है ना, लो एनर्जी स्टोरेज रहेगा, एंड इट विल सपोर्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग एज वेल। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वाया अल्ट्रा कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसमें वही होगा, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकली रादर देन केमिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करंट स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और फिर स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्लोबली, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स विच हैव बीन प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, उनको देख लेते हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इंडिया का जो ईवी मार्केट है, इट हैज़ क्रॉस 2.3 मिलियन सेल्स इन 2025, accounting for nearly 8% of new vehicle registration. So nearly 10% of the vehicles, that is one tenth of the new vehicles which are being sold are electric vehicles. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, and that amounts to ये, this is not as important to remember, बस 10% याद कर लो आप। ठीक है, electric vehicles form the largest share of EV sales, driven by affordability and urban use. यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर द लीडिंग स्टेट्स इन ईवी रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। यूपी में नोएडा वगैरह है, तो वहाँ पे लखनऊ, इवन लखनऊ, है ना, वहाँ पे थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा रहेगा ईवीज़ के बारे में, दैट इज़ वाई दे आर बाइंग इट। फिर महाराष्ट्र में बॉम्बे वगैरह है, कर्नाटका में बेंगलुरु। ठीक है, सो जहाँ भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे उन स्टेट्स में पीपल आर बाइंग ईवीज़। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेटस ऑफ ईवी ग्लोबली। ग्लोबल सेल्स वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इट इज़ इन चाइना, देन कम्स यूएसए, फिर जर्मनी, यूके, फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट चाइना, देन यूएसए, फिर कम्स जर्मनी, देन यूके, फ्रांस। ठीक है, ग्लोबल पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ईवीज़ का, इट इज़ इन नॉर्वे सबसे ज़्यादा, बिकॉज सेल्स वॉल्यूम विल बी मोर इन चाइना बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द पेनिट्रेशन, मतलब कि हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इट और समथिंग लाइक दैट, देन जो हमारे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये लोग दे आर वेरी हाई, दे आर मतलब ऑन द टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, नॉर्वे, फिर स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड नेदरलैंड और चाइना। ठीक है, सो नॉर्वे वन, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स promoting electric vehicles in India. So first of all we have FAME India scheme, है ना। FAME stands for faster adoption of electric vehicles शायद है, as far as I know। ठीक है, सो वो EV adoption को increase करने का काम है, और mainly for electric two wheelers, three wheelers and buses as well. It also supports charging infrastructure। ठीक है, so this is very generic, so no need to remember that। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ठीक है, PLI ऑटो 2021 में आया है। सो दिस इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बाय इंसेंटिवाइजिंग एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव AAT प्रोडक्ट्स को इंसेंटिवाइज करके, एंड दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद अ मैंडेटरी मिनिमम 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। बस ये काम का है इसमें। ठीक है, और एम्ड एट, हाँ बस ये काम का है। सो एनी एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो भी रहेगी, दैट विल बी इंसेंटिवाइज्ड बाय द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसका एक वो है, कंडीशन है कि देयर शुड बी मिनिमम 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। ठीक है, देन वी हैव PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ठीक है, ये 2021 में आया है। This is designed to reduce import dependence by creating a competitive domestic ecosystem for manufacturing 50 gigawatt hours of ACC batteries। ठीक है, तो देखो, PLI स्कीम होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, है ना।
So it is designed to reduce import dependence by creating a competitive domestic ecosystem for manufacturing 50 per hour of ACC batteries. ठीक है, बस इसमें ये लर्न कर लेना 50 GWH। ठीक है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इट इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग समथिंग, है ना, बस इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 50 GWh लर्न करना है तो लर्न कर लो, बट देखो PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज है ना, तो यू कैन रिमेंबर इट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट। तो ये इसका नाम क्या है, PM ई ड्राइव। इट seeks to accelerate EV adoption, है ना, and they'll be giving demand incentives to people who are demanding electric vehicles। ठीक है, so टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस एंड एम्बुलेंसेज इनके लिए है, along with support for public charging stations। so not very important, ये बस इसका आप टाइम पीरियड याद रखना। दिस इज़ फॉर 4 years, 2024 से 2028 तक, और ये तो जेनरिक सी चीज़ें दी हैं यहाँ पे। और डू नॉट बॉदर विद रिमेम्बरिंग द फुल फॉर्म एज वेल, ऐसे कुछ भी आजकल ना क्या करते हैं, दे फर्स्ट मेक द नेम पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको फुल फॉर्म में कुछ भी डाल के फुल फॉर्म करते हैं उसको, है ना। सारी स्कीम्स में यू माइट हैव सीन कि कुछ भी फुल फॉर्म बनाया हुआ है, अब्रीविएशन पहले बना लेते हैं ये लोग, फिर बाद में उसको कुछ भी दे एक्सपैंड इट समहाउ। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव कुछ भी मन से, ठीक है, व्हीकल एडवांसमेंट कुछ भी लिखा है। ठीक है, तो बस ईयर याद रख लो 2024 to 2028। देन वी हैव PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, इट विल सपोर्ट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस बाय प्रोवाइडिंग पेमेंट सिक्योरिटी टू ऑपरेटर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। तो ठीक है, payment security for adopting electric buses, then scheme for promotion of manufacturing of electric passenger cars in India, SPMEPCI, that is scheme for promotion of manufacturing of electric passenger cars in India। ठीक है, इसको वहाँ पे एग्ज़ाम में बस इतना मेंशन रहेगा SPMEPCI। ठीक है, सो दैट देयर यू नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म बिकॉज इसका थोड़ा फिर भी डिसेंट है। It is intended to attract global investments and promote India as a manufacturing hub for electric vehicles and boost domestic value addition। ठीक है, attract global investments and promotes India as a manufacturing hub। ठीक है, so नाम क्या है, Scheme for Promotion of Manufacturing of Electric Passenger Cars in India। नेक्स्ट वी लुक एट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। ठीक है, सो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स क्या करते हैं, दे स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन rechargeable batteries, and this charges during surplus or off peak, मतलब जब surplus रहेगा तब it will get charged, है ना, and it discharges during peak demand। It can operate in islanded mode during grid failure। ठीक है, so this also you need to remember। फिर key components क्या है इसके, बैटरी, then battery management system, battery is for energy storage, battery management system है, then power conversion systems, inverter, transformer, all of these are present। ठीक है, PCS मतलब पावर कन्वर्जन सिस्टम, DC टू AC में करने के लिए, है ना। देन ट्रांसफॉर्मर इज़ फॉर मैचिंग विद द ग्रिड। ठीक है, फिर यूजेस एंड एडवांटेजेस क्या है, वो रीन्यूएबल का इंटीग्रेशन करना, और जो वेरिएबिलिटी होता है रीन्यूएबल एनर्जी का, इंटरमिटेंसी है, दैट कैन बी ओवरकम। ठीक है, ग्रिड सपोर्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में यूज़ करने के लिए,
ई मोबिलिटी, ई ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। लिमिटेशन है कि इट हैज़ अ वेरी हाई अपफ्रंट कॉस्ट, देन इन्वायरमेंटल डिस्पोजल इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। तो इसका बस नाम याद होना चाहिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, रीन्यूएबल एनर्जी के साथ में दे आर यूज्ड इन टैंडम विद देम, ठीक है। और इट स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी इन रिचार्जेबल बैटरीज, और ये वही जो हमारा वेरिएबिलिटी है ऑफ ड्यू टू वेरिएबिलिटी और इंटरमिटेंसी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस कर देगा ये, ठीक है। बस यही है। सो वी हैव लेफ्ट सम, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, वी हैव लेफ्ट सम क्वेश्चंस अबव, उनको पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, क्या क्वेश्चन है, of the two major ethanol producers in the world, Brazil and USA, the former produces more ethanol than the latter। अच्छा, ये दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, मतलब ऐसा स्ट्रेंज सा स्टेटमेंट दिया है, पर ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे एग्ज़ाम में, यू विल जस्ट फाइंड की पॉसिबिलिटी क्या है कि देयर इज़ अ स्वैप, स्वैप नहीं, देयर इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे एज सच हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि ब्राज़ील में ज़्यादा है कि यूएसए में, but there is a possibility that UPSC may have made this statement wrong, because यहाँ more लिखा है तो less की जगह more लिखा हो सकता है, so there is a possibility of word swap here, कि इन्होंने क्या पता word swap करके गलत statement बना दिया हो, ठीक है। so there is a possibility that this statement may be wrong। Then, unlike in the USA, where corn is the principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil। So this is correct, है ना, ये हमने पढ़ा था नीचे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट का भी पता नहीं है क्या क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वाले में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी रॉन्ग, सो आई विल मार्क इट एज रॉन्ग। सेकेंड वाला सही है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया है इसका, आंसर इज डी। डी क्या है, 1 इज नॉट करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, सो दिस इज, ठीक है, ये सही हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। सो कसावा हमने पढ़ा था, कर सकते हैं यूज़, देन डैमेज व्हीट ग्रेन्स कैन बी यूज, फिर उसके बाद क्या है, ग्राउंड नट के सीड्स, रॉटन पोटैटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। देखो, जो अच्छी चीज़ है उसको अभी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। कसावा को भी अभी डोंट, मतलब जो भी फालतू की चीज़ें हैं ना उसको तो पक्का यूज़ कर सकते हैं, जो डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स हैं या ये रॉटन पोटैटोज़, दीज कैन डेफिनेटली बी यूज्ड। शुगर, व्हीट, हॉर्स ग्राम, ये फूड आइटम्स हैं, तो देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर यूजेज, ठीक है। तो वी वोंट टेक दोज पहले तो वो वाला ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे 5 प्रेजेंट है, सो इट इज़ आइदर ऑफ दीज टू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 6 दिया ना, तो ये शायद सी होना चाहिए, बट लेटर सी क्या नहीं, यहाँ पे भी है 5, रुक जाओ फिर देखते हैं। 1 2 5 6, सो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी दिस, ठीक है, क्योंकि हॉर्स ग्राम को सीधा यूज़ कर रहे हैं, इट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। तो ए होना चाहिए, पर लिखते सी, हाँ ए है, ठीक है। So second का option answer is A। Next, in the context of proposals to the use of hydrogen enriched CNG as fuel for buses in public transport, consider the following statements. The main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions। ठीक है, एलिमिनेट हो रहा है क्या CNG से, देखते हैं। Then HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon, this makes more sense। देखो, बिल्कुल complete elimination is very difficult, ठीक है, तो 2 seems more possible, है ना। Then hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses। अच्छा, ये एक फैक्ट दिया है, ठीक है।
Then HCNG makes the fuel less expensive than CNG. This is wrong completely. ठीक है, because हाइड्रोजन का the entire प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ अ बिट कॉस्टली. ठीक है, दैट इज़ वाई हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली. सो फोर्थ विल बी रॉन्ग, है ना. तो ये दोनों नहीं हो सकते. एंड वी नो दैट द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है, सो द आंसर शुड बी बी अकॉर्डिंग टू मी. सो वो ये आंसर बी. So hydrogen up to 1/5 of volume can indeed be blended by with CNG as fuel for buses. ठीक है, so this also you need to remember. तो ये तीन हो गए questions. So we have completed this chapter. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. Thank you.